बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में मैं हूँ आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी हालात हैं उसके हवाले से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसमें बेहतरी आई है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, और ख़ास तौर पे उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर जो है उसका सामना है, और जिसका हम न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आमिर राना साहब ने, माहिर उमूर सिक्योरिटी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर राना साहब आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो जो गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ ने भी गुफ्तगू की हाइब्रिड वॉर के हवाले से, मैं चाहूंगी कि ज़रा देखने वालों के लिए आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि हाइब्रिड वॉर जिसका हमें इस वक्त सामना ये है क्या? देखिए, अगर एक जुमले में कहा जाए तो यह है शक के मौसमों में लड़ी जाने वाली जंग, और इसका बुनियादी ताल्लुक बियानियों की जंग के साथ है। हम इसकी एकेडमिक डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पाकिस्तान के अंदर इसको कंसीव करते हैं, ये एक बियानी की जंग है, और ये एक ऐसी जंग है जिसके अंदर आपको फ़र्क करना मुश्किल होता है कि ये जो बयानिया आ रहा है इसका मुहर्रिक कहाँ से है, ट्रिगर कहाँ से हो रहा है। बुनियादी तौर पे होता ही है कि वो चाहते हैं कि आपकी जो भी फोर्सेस हैं जो प्रोटेक्ट करने वाली, मुल्क को दिफा को करने वाली, वो उनको जहनी तौर के ऊपर कई महाजों के ऊपर मसरूफ़ रखा जाए। उसमें बहुत मुश्किल जंग है। आर्मी चीफ ने भी कहा कि इसके अंदर से आपको इम्तियाज़ करना पड़ता है कि जो मस्बत तनकीद है उसको अलग रखा जाए, और बाहर से आने वाला जहाँ से जो ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें उसको अलग रखा जाए। ये खासी एक नाजुक जंग है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारों को, हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, इसको बहुत ही डेलिकेटली इस इशू को देखना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए भी है कि जब मस्बत तनकीद करने वाले लोग हैं, जब आप उनको भी एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं, तो उससे ना सिर्फ आपका इमेज आलमी तौर के ऊपर भी मुतासिर होता है, बल्कि आप अपने मस्बत तनकीद करने वाले आपके जो खैर खा हैं, आप उनसे भी महरूम होते चले जाते हैं। सही। अच्छा आमिर राना साहब, चूंकि हम बात करें हाइब्रिड वॉर की, और पाकिस्तान तो इस हवाले से बात करता आया है, लेकिन अब भारतीय मीडिया जो है उसने भी इस पर बरमला बात करना शुरू कर दिया है। एक गुफ्तगू जो भारतीय मीडिया के एक चैनल के ऊपर हो रही थी, जरा वो हम आपको भी और अपने देखने वालों को भी सुनवाएंगे, फिर इस पर बात करते हैं। दिखाइए। सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस चीज़ को हमें और इनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मैं यही जर्नलिस्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि बोथ इन इंडिया। जी, ये भी जर्नलिस्ट के या मीडिया के बारे से बात हो रही थी, और ये कि कौन कौन से मुआशरे के जो सेगमेंट्स हैं वो इस नौयत की जंग में इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। आमिर, ये बताइएगा कि जिस तसलसल के साथ पाकिस्तान के सरहदी इलाकों यानी अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए अज़ला में फ़ौजी और नीम फ़ौजी एहलकारों पर हमले हो रहे हैं, उनकी मुसलसल शहादतें हो रही हैं, गुज़श्ता रोज़ भी 2 शहीद हुए हैं, तो इसका मकसद या इसका हदफ क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, पहले तो आपने जो क्लिप सुनाया उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो इस वक्त जंग लड़ी जा रही है वो सोशल मीडिया का मैदान है, और अभी मेन स्ट्रीम मीडिया से खासी हट के इंडिया में भी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। तो वहीं से ये सारी इमेजेस और ये सारा आपका पूरी ये नैरेटिव्स जो कंट्रोल होते हैं। स्पेसिफिकली आप जब कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर जो हमले ख़ास तौर के ऊपर 3 महीने के ग्रेजुअली लगता है कि बढ़े हैं, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन पिछले साल के किया जाए तो उसकी निस्बत तो फिर भी अभी कम है। जहाँ तक इसके मुहर्रिकात हैं, हमें पता है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ तालिबान गिरोह हैं सरहद के पार, उनके अंदर अभी इत्तेहाद हुआ है, और उससे पहले से ही पाकिस्तान के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी फोर्सेस ने जो उनसे जगह छीन ली है तो उसको दोबारा से कहीं ना कहीं से कोई अपनी स्पेस बनाई जाए, तो उसका ही कोशिश है। और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर के ऊपर उसको हमेशा से टारगेट रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं, मेरा ख्याल है कि उसने उसको खासा अभी ख़ास तौर के ऊपर अगर 3 से 4 हफ्तों का देखें उसको मिनिमाइज़ किया, अगर सिर्फ कल के हादसे को अलग करके देखें तो। अच्छा राना साहब, ये एक ऐसी जंग है जिसमें आपका दुश्मन जो है वो आपका दोस्त बन के एक तरह से बात करता है, यानी आपके अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए दुश्मन को, और इंटरेस्ट जाहिर है किसका है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो कि आपने अपने घर को ठीक रखना है। अगर आपके यहाँ एतमाद की फ़ज़ा है और आपके तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ में एक कोहेरेंस है और आपको लगता है कि आप एक ही सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो तब तो ये बड़ा आसान है, जो कोहेरेंस है उसके अंदर आसान है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के ऊपर ही शक करते रहेंगे तो दुश्मन के लिए बड़ा आसान है, कभी मेरे पास आएगा, कभी आपके पास आएगा, कभी तीसरे फ़र्द के पास आएगा, और ये तो वही वो लकड़हारे वाली कहानी है, तो उसमें उसके लिए वर्गलाना आसान हो जाएगा। इसके लिए सबसे अहम है कि सबसे पहले एक कोहेरेंस और यकजहती पैदा की जाए। यकजहती का मतलब ये नहीं है कि एकदम से डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया जाए और सब एक ही तरीके से सोचने लग जाएं, बल्कि वो डाइवर्सिटी को मैनेज करना यही खूबसूरती है। और उसी से ही जब चैलेंज सबके सामने आए तो सब एक उस चैलेंज को एक अपने तौर के ऊपर एक चैलेंज समझ के उसका जवाब दें, तो यही इसका हो सकता है। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम ये है कि एक दूसरे के ऊपर शक करना छोड़ें और अपने अंदर एतमाद और एक दूसरे के ऊपर एतबार करना शुरू करें। आमिर, ये बताइए कि इन हमलों में जो लोग मुलविस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हाउ डू वी डिफाइन देम, कि क्या वो किसी इस्लामी नज़रिए पर यकीन रखते हैं या फिर ऐसे कराए के फाइटर्स हैं, यानी मर्सनरीज हैं, जो एक बैरूनी एजेंडे को यहाँ पे मुसल्लत करने के लिए प्रॉक्सी टेररिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं और बिल्कुल उसी ज़ुमरे में आते हैं जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, यानी हाइब्रिड वॉर। इसमें दोनों तरह के गिरोह इसके अंदर शामिल हैं। वो मजहबी तौर के ऊपर, अगर इस्लामी तौर पे तो उसमें मेरे ख्याल में मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। मजहबी तौर के ऊपर उनके ज़ाहिर है कि नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे वो रिक्रूट करते हैं और वही उनकी फाउंडेशन है। उसमें मल्टीपल टाइप के ग्रुप हैं जिसमें दाइश वगैरह के ग्रुप भी हैं, TTP भी है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब आप ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं तो वो यकीनन आपके दुश्मन के साथ इत्तेहाद करेगा, उसको जहाँ से भी मदद मिलेगी और उससे लेगा। और ऐसे शवाहिद माजी में सामने आते रहे हैं कि TTP और इसके जो मुख्तलिफ गिरोह थे जो अब इकट्ठे हो गए हैं, बल्कि एहसान के जो इंटरव्यूज़ वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उसने कहा कि कैसे वो दुश्मन मुल्कों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी से उनको मदद मिलती रही है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका जो बयानिया है जिसे वो रिक्रूट करते हैं और जिसे अपनी इखलाकी या कहिए कि लेजिटिमेसी हैसियत हासिल करते हैं, वो मज़हब की बुनियाद के ऊपर करते हैं। इसलिए तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान का जो हमारा मतवाज़ी बयानिया है वो इन्हीं के ख़िलाफ़ है, ऐसी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं कि आपका जो नुक्ता नज़र है मजहबी, उसको वो हमारे मजमूई जो मजहबी उलमा कराम हैं उनकी तायद हासिल नहीं। ये बताइए कि आपने जिस पैगाम पाकिस्तान की बात की, तो क्या ये वो पैगाम वो कोहेरेंस है या उस कोहेरेंस को ज़ाहिर करता है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि आपके जो मकासद हैं वो अगर बिल्कुल वाज़े हो जाए, क्लैरिटी आ जाए आपकी सोच में, तो फिर इस नौइयत के जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी सरकोबी या उनके ख़िलाफ़ जंग काफ़ी हद तक मौसर साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, पैगाम पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यही था कि तमाम जो हमारे मजहबी तबकात हैं, समाजी तबकात हैं, वो उनका बयानिया एक हो जाए। और उसमें हमने देखा कि इसके ऊपर इब्तदाई तौर के ऊपर 18 उलमा कराम ने इसके ऊपर साइन किए और उसके बाद ये सिलसिला गया और 7-8 हज़ार के करीब उलमा कराम ने इसके ऊपर दस्तखत किए। और उससे जो TTP का और जो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका बयानिया खासा कमज़ोर हुआ है। इसमें हम कहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तो कामयाबियाँ अपनी जगह पे बिल्कुल बजा हैं और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन बहरहाल इसने पैगाम पाकिस्तान और उलमा कराम की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उन्होंने उनके बयानियों का चैलेंज किया, उसको किसी हद तक कमज़ोर भी किया। लेकिन मसला पैगाम पाकिस्तान में एक तकनीकी तौर का एक मसला है कि उसको उस तरीके से पजीराई नहीं मिल सकी, उस तरीके से इसको एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिल सकी जिसका मुतकाज़ी था। ये शायद ये हमारी पॉलिसी है कि कोई खामी है कि ये इसको एक मौसर तरीके से इस मुतबादिल बयानिए को हम एक कौमी आवाज़ नहीं बना सके।
ٹھیک، بہت شکریہ محمد عامر رانا صاحب آپ کے وقت کے لیے. میں سوال پہلے ان سے کرنا چاہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ شاید آپ سے کرنا زیادہ بہتر ہوگا، آپ اس کا بہتر انالیسس کر سکتے ہیں امتیاز صاحب، کہ اس وقت وہ لوگ جو دشمن کی زبان بول رہے ہیں، چاہے وہ ہماری جو صحافتی کالی بھیڑیں ہوں یا جو سیاسی اشرافیاں اس میں سے ہوں، ان کو ایکسپوز کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے وہ اپنے مفادات کے تحت ہی بول رہے ہوں یا عوام ہمارے اتنے میچور ہیں کہ وہ خود آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے، چاہے وہ سیاسی کارکن ہیں، سیاسی رہنما یا صحافی ہیں، جی. ہمیں کسی کو غداری کا اول تو ٹائٹل ہی نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کسی کو ملک دشمن کہنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک دشمنی میں ایسا کام کر رہے ہوں، بلکہ مختلف اختلاف رائے رکھتے ہیں یا مختلف نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اتنے اس معصوم کی تو وجہ نہیں سے ہے کہ وہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل، لیکن اس میں بالواسطہ طور پہ، لاشعوری طور پہ کئی لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دشمن چاہتا ہے. پھر بلا شبہ جو آپ نے انڈین ٹی وی کا کلپ دیکھا، اس میں تو بڑی بات واضح تھی کہ جو انڈین اینالسٹ ہیں، جو یہ سارے ریٹائرڈ فوجی تھے ان کے، کچھ ریٹائرڈ ان کے وزارت خارجہ کے افسران ہیں، وہ اس بارے میں بہت واضح ہیں کہ خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. اس نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ پاکستانی جنتا کی بہت بڑی تعداد، اس نے کہا، یعنی پاکستانی عوام کی بڑی تعداد، اور پھر کچھ صحافی ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں، وہ بہت معترض ہیں پاکستان کی فوج پہ، لہٰذا ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. آپ نے غور کیا ہوگا وہ آخری ان کے ساؤنڈ بائٹ میں یہ تھا کہ ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، یعنی اس چیز کی آپ حوصلہ افزائی کریں جس سے براہ راست آپ کی ضرب پڑتی ہو پاکستان کی فوج پہ، پورے سیکیورٹی اپریٹس پہ، اور پاکستان کی ریاست پہ، یعنی بطور ریاست پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر ریاست کے جو 2-3 بڑے ادارے ہیں، اس میں فوج ہے، ہماری پولیس ہے، پیراملٹری، اور ہماری حکومت ہے، پارلیمان ہے. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طرح مین سٹریم میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس نوعیت کے بیانیے کو فروغ دیں جو ہمارے ان اداروں کے خلاف جاتا ہے، اور جس سے ان کی یہ امید ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی. حالانکہ انہیں احساس نہیں ہے وہ بات جس کا ذکر عامر رانا صاحب نے کیا کہ 1800 علماء کو اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ اور چند نکات پہ ان کو متفق کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو آج سے پاکستان نے 3 سال قبل یہ ایک پیغام ترتیب دیا، اور اس کو خود امریکہ نے اور دوسرے مغربی ممالک نے بھی قبول کیا، تسلیم کیا کہ واقعتاً پاکستان نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ افغانستان تنازع کے کانٹیکسٹ میں پاکستان نے کیا، دوسرے ملکوں کی خواہش پہ، اور اس کی وجہ سے ایک ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے. اور اس ہم آہنگی کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے وہ ہم آج کے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ ہم جو بات کریں گے اس میں کچھ ہمیں اس کے شواہد اس میں نظر آئیں گے. بات کریں گے. اور ناظرین، یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں ہتھیار نہیں ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ جنگ ہے، لیکن آپ کے ذہن سے کھیلا جاتا ہے اور کنفیوز کیا جاتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی بات یا انفارمیشن جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کو آپ فلٹر کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی بات ہے اور اس پہ کس حد تک یقین کرنا ہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرے مالک، مجھے دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رکھ، مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے محبوب نبی کی امت کو متحد کر سکوں جو ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے. ہماری درخواست ہے کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس کی جائے. آخر کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے تم؟ مار دو اس بوڑھے کو اور حلیمہ سلطان کو نویان کی قید میں لے چلو. ارطغرل مجرم ہے، موت کی سزا پر فوری عمل درآمد کرنے کا حکم سناتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वक्त के सबसे बड़े और परेशान कुन मसले यानी महंगाई के हवाले से बाकायदा तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया है और कल से जो है इसके खिलाफ जो एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़ास तौर पर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं या जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी और ये जायज़ा लिया जाएगा कि क्या ये हकीकी जो वजूहात बताई जा रही हैं उसमें हकीकत है, हकीकत में मबनी है, या फिर माफियाज का इसमें किरदार है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। इसके लिए जो टाइगर फोर्स है वो भी कहा जा रहा है कि उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा और क्या आने वाले दिनों में कोई कमी होगी? और पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वजूहात क्या हैं इस महंगाई की, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर इक्तिसादियात हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, एक तो कार्टेलाइजेशन, इन जो माफियाज हैं या जो कारोबारी गठजोड़ है वो हमने माजी में भी देखा कि वो बड़ा इसमें जो है फाल होता है इस तरह के मामलात में, और इसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस बार भी जो आटे और चीनी की खास तौर पे कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या इस बार भी इसके पीछे कार्टेल्स का कोई अमल दखल है? Assalamualaikum and thank you for having me on the show. वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम डिमांड और सप्लाई को ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि जो डिमांड है कंट्री की, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो पोटैटोस की हो, चाहे वो टमाटोस की हो, सब मीट हो रही है। इस दफ़ा जो एक चीज़ हुई है वो ये हुआ कि वीट एक्सपेक्टेशन से तकरीबन 2 लाख टन कम बनी और इसकी वजह से एक वीट की सिचुएशन टाइट है ऑन डिमांड एंड सप्लाई और प्राइसेस में हमने बढ़ना। शुगर ऑलवेज हैज बीन अ कार्टेलाइजेशन इशू बिकॉज शुगर में 70-80 मिल मालिकान हैं और पाकिस्तान में शुगर की कीमत चूंकि गन्ने से रिलेटेड है और गन्ने की कीमत का तयन जो है वो मार्केट फोर्सेस की बजाय हुकूमत खुद करती है, तो एक कीमत तयन वहीं पे हो जाता है और कीमत कम होने की गुंजाइश कम रह जाती है। बट दैट डज ट्रांसफर मनी टू दी फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान। और शुगर भी चूंकि कम हो गई और इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप आ गया और एक टाइम का भी गैप आ गया, तो इन दोनों चीज़ों की बढ़ने से इन्फ्लेशन जो है वो 15% तक चली। हमें इन दोनों का गैप मीट करना है, इंपोर्टेड व्हीट एंड इंपोर्टेड शुगर, ताकि ये दोनों स्टेपल्स जो हैं मदद दे सकें महंगाई को कम करने में। ये बताइए कि अगर अब बाहर से गंदम भी आ जाती है, चीनी भी आ जाती है, तो उससे कीमतों पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, ज़रूर पड़ सकता है। एक तो आप डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर कर लेंगे, दूसरा ये होगा कि अब आप अगस्त सितंबर जब गुजर जाएंगे तो नवंबर से क्रशिंग शुरू हो जाएगी शुगर की। जब भी क्रशिंग नवंबर में शुरू होगी, सिंध अर्ली नवंबर एंड देन पंजाब लेटर इन नवंबर, जब भी ये शुरू होगी तो शुगर जैसे मार्केट में वाफिर मिकदार में आना शुरू होगी तो इसकी कीमत जो है वो। वीट की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है। हमने तकरीबन 2-3 दहाई से ये कर लिया था कि वीट पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गया था। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी पर हम इस दफ़ा वीट कम बना सके। वीट इंपोर्ट में से कुछ कमी आएगी जो बहुत बढ़ गई है, बट इंपोर्टेड वीट भी उतनी सस्ती नहीं है, ये कमी बहुत खातिर खा। अच्छा, ये बताइए कि जो हफीज़ पाशा साहब जो कि साबका वज़ीर ख़जाना भी हैं, माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान शुगर यानी चीनी और आटे की मद में पाकिस्तान के अवाम से 350 अरब रुपए हथिया लिए गए हैं बकौल उनके, यानी इतने ज़्यादा पैसे कमाए गए हैं इन 2 मसनूआत पे। तो इसका ये मतलब है कि बाकायदा ये इजारादार गिरोह हैं, यानी कार्टेल जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो क्या सिर्फ इन अशिया को दरामद करके इन इजारादार गिरोहों की जो इनका जो गलबा है मार्केट पे वो ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, एक तो लेट द मार्केट फोर्सेस वर्क, इंस्टेड कि हम रेगुलेट करें गन्ने की कीमत और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी रेगुलेट करें। अगर हम इसको थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमी को वर्क करने दें तो शायद अशियाए सर्फ व नोश की कीमत जो है वो बढ़ने की बजाय बेहतर हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जब खुद इंपोर्ट करने जाती है, आपको पता है हम पेपरा रूल्स और जब उन सबको अप्लाई करते हैं
इतना वक्त लग जाता है टीसीपी को कि वो इंपोर्ट होते होते कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा ये है कि हमें इंसेंटिवाइज करना है कि कौन सी क्रॉप्स पाकिस्तान में बननी चाहिए और कौन सी क्रॉप्स पाकिस्तान में ऐसी हैं जो हमें सिर्फ इंपोर्ट पे। सो अ होलिस्टिक पॉलिसी कि कौन सी क्रॉप पैटर्न्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हैं। और दूसरी बात ये बारहा मैंने कही है कि आपको अपनी यील्ड्स यानी कि प्रोडक्टिविटी को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, अगर आप एक जगह से पाकिस्तान में 2.5 टन पर हेक्टेयर वीट लेते हैं और वर्ल्ड एवरेज 4 होगी, और इसी तरह कॉटन में हम तकरीबन अगर मैं देखता हूं तो हमारी यील्ड्स 50% हैं वर्ल्ड्स बेस्ट से जब मैं कंपेयर करता हूँ वीट, कॉटन, राइस और शुगर, इन चारों स्टेपल क्रॉप्स की। अगर आप प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान में यील्ड्स इम्प्रूव्ड जो आपका बीज होता है उसका इस्तेमाल और फिर सप्लाई चेन को इंश्योर करेंगे कि होल सेल लेवल तक आपके आते प्राइसेस जो हैं वो उतनी बढ़ ना जाएं और मार्केट फोर्सेस वर्क कर रही हों, तो इस सब को करते हुए अगले 2-3 साल में आप रिलेटिव स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं इन प्राइसेस। अच्छा, ये नजीब साहब जो माफियाज को कंट्रोल करने की हम बात कर रहे हैं उसमें मुसाबकती कमीशन जो है उसका किस हद तक किरदार है? क्योंकि जुर्माने भी किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि माफियाज जो हैं ये अदालतों में चले जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं, तो इसका जो किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? So, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। देखिए, रेगुलेटरी फंक्शन चाहे वो सीसीपी हो यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो नेपरा हो, चाहे वो ओबरा हो, ये सब पिछले 10 से 12 साल में पाकिस्तान में आए हैं। इनकी जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो उस हद तक नहीं अच्छी हुई बिकॉज ऑब्वियसली एक नेसेंट स्टेज में है और इनकी एनफोर्समेंट जो है उनको कोर्ट्स में बहुत चैलेंज कर दिया गया है। स्पेशली सीसीपी के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट्स में जाने से उनकी जो इफादियत है वो कम हो जाती है। बट हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये एक दफा केसेस को सब बैकलॉग को क्लियर किया जा सके ताकि वो अपने किरदार को इफेक्टिवली कर सके। बट ऑन द अदर हैंड दे आल्सो हैव टू डू देयर रिसर्च so that they have a sugar report, they have a cotton report, ताकि वो तायुन कर सकें कि actual cost of production मुल्क में क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, ये जो मुसाबकती कमीशन के हवाले से मैंने बात की, मैं ये पढ़ रही थी कि तकरीबन गुज़श्ता 12 सालों के दौरान 2399 ऑर्डर्स जो हैं मुख्तलिफ जो गठजोड़ में मुलव्वस लोग या कंपनीज हैं उनके खिलाफ जारी किए गए और 27 अरब रुपए के करीब जुर्माने भी किए गए। लेकिन होता यह है कि ये इतने स्ट्रांग हैं, इतने ताकतवर हैं माफियाज के, अदालतों में चले जाते हैं, जाके चैलेंज कर देते हैं। अभी कमीशन ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में जो आटे की कीमतें हैं उसमें इजाफे का नोटिस लेकर और जो ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स हैं उसके खिलाफ भी एक्शन लिया, 7.5 करोड़ रुपए जो है वो जुर्माना किया। लेकिन उसके बाद यही हुआ कि कंपटीशन एपेलेट ट्राइब्यूनल में वो चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1 साल से जायद हो गया कि फाल ही नहीं है। तो ये इस तरह से जब काम होगा मुल्क में तो ज़ाहिर है महंगाई तो होगी। जी बिल्कुल, इसकी अब 2 जहतें हैं। एक तो है हमारे कानूनी निज़ाम जो है जिसके तहत जल्द फैसले नहीं हो पाते हैं, ट्राइब्यूनल्स जो हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 साल तक मामलात लटके रहते हैं। बल्कि एक स्टडी की थी एक वकील साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि जितने एपेलेट कोर्ट्स ने फैसले दे रखे हैं हाई कोर्ट के लेवल पे और एपेलेट ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पे, वो अगर तमाम उन पे अमल दरामद कर दिया जाए तो उससे कम से कम 12 अरब डॉलर पाकिस्तान की हुकूमत को वसूल हो सकते हैं। इतने ज़्यादा लिटिगेशन इस वक्त फंसी हुई है पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में। अब जहाँ तक ये इजारादार गिरोहों की बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में इन गिरोहों ने ऐसे ऐसे तरीके दरियाफ्त किए हुए हैं कि हुकूमत उनके सामने बिल्कुल लाचार है। एक मिसाल आपको दूं कि यहाँ पे ईरान से स्मगल शुदा तेल वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। किन के ज़रिए? उन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ज़रिए जो आगरा के पास या हुकूमत के पास जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये काम इस तरह होता है कि ईरान से बलूचिस्तान तेल पहुँचता है, वहाँ से वो ट्रकों में डालते हैं, कंटेनर जो बड़े ट्रेलर्स हैं, वो पहुंचता है ख़ास टर्मिनल्स पे। उन टर्मिनल्स
में से उनको बाकायदा मुंतकिल किया जाता है उन ट्रकों में जिन्होंने मुल्क के बालाई इलाकों में आना होता है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि वो तेल जो है आपको कोई 1/3 कीमत पे मिलता है। तो काफ़ी सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या जो छोटी कंपनीज़ हैं उनका तरीक़ा वारदात ये है कि वो तेल उठाते हैं, उसमें से काफ़ी सारी तादाद मकामी तौर पे ख़रीदा हुए तेल में शामिल करते हैं। तो आधा कंटेनर उस तेल का, आधा कंटेनर इस तेल का, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक महीने में लोग करोड़ों रुपए उससे कमा रहे हैं। वारदात हुकूमत को नहीं पता ये नहीं, हुकूमत क्या होती है? हुकूमत अफसरान पे मुश्तमिल होती है, इदारों पे मुश्तमिल होती है, और वही इदारे वही अफसरान अगर इस धंधे में शामिल हों तो फिर हुकूमत को कैसे पता चलेगा? और इसकी वजह से लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान कि स्मगल शुदा तेल को मकामी तेल या बाकायदा दरामद शुदा तेल के साथ मिला के बेच रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने, अल्लाह करे कि उसके कोई नताइज बरामद हों, उन्होंने काफ़ी हद तक ये काम किया कि जहाँ जहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ और उनके जो एजेंट्स थे उनके पास बाकायदा नुमाइंदे भेजे गए हैं, उनसे गुज़श्ता 1 साल का रिकॉर्ड लिया गया है कि आपने 1 साल के दौरान कितना तेल बतौर एजेंट कितना तेल हासिल किया, कहाँ से हासिल किया, आपने पैसे किसको भेजे हैं। अब उसके ज़रिए हुकूमत क्रॉस चेक कर रही है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी कह रही है कि मिसाल तौर पे हमने 1000 टन तेल भेजा है अपने एजेंट्स को, तो आया 1000 टन तेल की कीमत उसके अकाउंट्स में आई है या 1500 टन की कीमत उनके खातों में आई है? तो उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है काफ़ी हद तक। तो इससे भी मालूम हो सकेगा कि इसमें किस हद तक ये हुकूमत से टैक्स भी चुरा रहे थे, स्मगल शुदा तेल भी बेच रहे थे, और बराह रास्त आवाम की जेबों से पैसा भी वसूल कर रहे थे। अच्छा, एक तो हमने कार्टेल्स की बड़ी डिटेल से हमने बात की, इसके अलावा जो शरह सूद का ज़्यादा होना वो भी एक वजह है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और रुपए की जो मुसलसल कदर में कमी है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसके लिए भी आप समझते हैं कि हुकूमत को इस पे भी गौर करना चाहिए? जी बिल्कुल, रुपए की कदर कम हुई है। इसी तरह शरह सूद यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो है कि कुछ ऐसी मसनूआत हैं जिनकी कीमत बैरूनी ममालिक में ज़्यादा है। बैरूनी ममालिक से मुराद है अफ़गानिस्तान, अच्छा, वस्ती एशिया के ममालिक, ईरान, ठीक, और इसमें हमारे यहाँ जो गंदम पैदा होती है, हमारे वज़ीर साहब ने भी उसकी वजाहत की कि यहाँ पे अगर 1400 रुपये फ़ी टन है गंदम, अफ़गानिस्तान में उसकी कीमत हमें 1800-1900 रुपये फ़ी टन मिलती है। ठीक है। अब हमारे दोस्तों ने ये काम किया कि बजाय फॉर्मल चैनल के बाकायदा तौर पे एक्सपोर्ट यानी बरामद करने के, उन्होंने स्मगलिंग का रास्ता इख्तियार किया कि हो सकता है उन्होंने 100 बोरी मिसाल के तौर पे 100 टन बाकायदा मुआहदे के तहत भेजा जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है, बाकी 100 टन वो स्मगल हो जाता है, उसका खाता कहीं पे मौजूद नहीं है। तो ये जो डिमांड पैदा हुई यानी 300-400 रुपये फ़ी टन का फ़र्क पैदा हुआ, उसकी वजह से गंदम ने रुख इख्तियार किया अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान से वस्ती एशिया के साथ साथ ईरान भी चली गई। अब जाहिर है जहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है बिज़नेस वहाँ पे जाता है। नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन, मिसाल के 50% जो हमारी पैदावार है उसके यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी ट्रक वहाँ पे चला जाता है, उस पर लिखा होता है कि 500 टन लिखा होता है, हो सकता है कि उसमें 600 टन हो। अच्छा। तो उसमें सारा दस्तावेजात में बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें बदकिस्मती से जो हमारी मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, हमारी वजारतें हैं, उसके जो निचले अहलकार हैं वो उसमें बराह रास्त शामिल हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा की टॉप लेवल कमिटमेंट के बावजूद अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हज़ारों ट्रक कई महीने तक फंसे रहे हैं कराची से तोरखम तक। अब उसमें हुआ यह था कि इन्होंने जगह जगह गैर कानूनी अड्डे बना दिए थे, गैर कानूनी चेक पोस्टें FBI वालों ने और इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने बना ली थी। इन्हें यहाँ मालूम भी नहीं था, न पिंडी में किसी को मालूम था, न इस्लामाबाद में मालूम था, और वहाँ बाकायदा भत्ता वसूल किया जाता था। तो उनकी कमिटमेंट के बावजूद ये निचले लेवल पे तमाम लोगों की मिली भगत से
ये चेक पोस्टें भी बनी हुई थी और भत्ते भी चल रहे थे। अब कहीं जाके चूँकि उसमें असेंबली के स्पीकर भी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इनको हिदायत की है कि ये तमाम गैर कानूनी जो भत्ता खोरी के इन्होंने रस्ते में अड्डे बनाए हुए हैं ट्रकों के लिए, वो खोले जाएं। इसी वजह से अब बहुत कम तादाद रह गई उन ट्रकों की जिनको यहाँ पे रुकना पड़ता है तोरखाम या चमन से पहले। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सिस्टम के अंदर इतनी करप्शन है निचले लेवल पे कि हमारे जो लीडरान हैं वो जो मर्जी कहते रहे, निचले लोग जो हैं वो अपने भत्ताखोरी में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से आवाम का भी नुकसान है और पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुंचता है। छोटे छोटे फायदों के लिए जो बड़ा फायदा है, मुल्क का फायदा, कौम का फायदा, उसको आप स्टेक पे लगा देते हैं। एक बहुत ही अहम मौजू के साथ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. वेलकम बैक नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी हाइब्रिड वॉर की और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मामलात में लोगों को या लोगों के जज्बात को भड़काया जाता है और फिर ये जंग जो है ये लड़ी जाती है, मुसल्लत की जाती है पाकिस्तान पर। और इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो मजहबी मुनाफरत का फैलाना और लोगों में उसको भड़काना है। और गुज़श्ता रोज़ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया, जहाँ पर फायरिंग के नतीजे में जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल साहब को शहीद कर दिया गया। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। और मजहबी जो हार्मनी है वो कैसे मुल्क में कायम की जा सकती है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, ये जो वाक़या पेश आया है कराची के अंदर, सबसे पहले तो मैं इस पे चाहूंगी कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये इंतहाई अफसोसनाक है जी, मौलाना आदिल खान साहब एक इंतहाई अमन पसंद और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और दीन से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। और आपके इल्म में है कि मुहर्रमुल हराम से कबल से ये इत्तलात मौजूद है, बल्कि कुछ लोग हमारे सलामती के इदारों ने गिरफ्तार भी किए, जिनके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने भी बतलाया कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, जो हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसकी साजिशों से वो पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के दौरान फसादात चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हमारे उलमा के ताउन से, सलामती के इदारों, फौज, पुलिस, सब ने, मीडिया, और मुहर्रमुल हराम बेहतरीन अच्छे अंदाज में गुजर गया और 40वां अरब यौम अरबाईन गुजर गया। और हम सब ने मिलकर इन्हें जो है शिकस्त देनी है और अपने मुल्क के अंदर बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब रवादारी को लाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये मुजरिमीन गिरफ्तार होंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और यही एक जहत है जिसको
پاکستان کے دشمن بالکل ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے. اب پاکستان کے سادہ لو عوام ہیں، بہت سارے تعلیم اور شعور اتنا زیادہ نہیں ہے، اور جب اس نوعیت کا واقعہ ہوتا ہے، جب ایک ہر دل عزیز عالم دین کو اس طرح شہید کر دیا جاتا ہے، تو بلا شبہ اس میں جذبات بھڑکتے ہیں. اور ہم اصل میں کوشش کر رہے ہیں ابھی کہ علامہ طاہر اشرفی کے ساتھ ہمارا ویڈیو لنک اگر بحال ہو جائے تو اس میں پھر ہم براہ راست ان سے کچھ اور سوالات بھی کرنا جی چاہیں گے. بالکل، ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے مولانا صاحب. مولانا صاحب، اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں پھر کل کا واقعہ بھی، اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں کی گئی کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جائے. اس میں آپ کے جو بہت ہی سینسٹیو اور بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے اس وقت آپ کے کندھوں پہ، آپ کے اہداف کیا ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مسالک اور مذاہب کی جو عوام ہے اور قیادت ہے، ان کے درمیان رابطہ سازی جو ہے، یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اس وقت فوری بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں بٹھاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ایک مستقل جسے کہتے ہیں کہ رابطہ وہ نہیں موجود ہے. لہٰذا ہمارا اہداف میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے لے کر مرکز تک، یونین کونسل سے لے کر اوپر تک انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز بنائیں، بین المسالک بین المذاہب ہمانگی کونسلز ہوں. جو مسائل لوکل سطح پر ہی جو ہیں، ایک تو وہ حل ہو جائیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرا جب آپس میں آپ ہر ہفتے 2 بعد ملتے رہیں گے تو کہیں پر بھی کوئی مسئلہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا فوری حل نکل آئے گا. اور جو اگر ان حالات میں ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات محرم سے پہلے 2-3 ماہ موجود تھی کہ محرم سے پہلے فسادات شروع ہو جائیں گے اور محرم میں بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا. لیکن ہم نے رابطے شروع کیے. ہم نے 3 ماہ پہلے سے ہی ہر شہر کے اندر ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی، جو کمیٹیاں موجود تھیں ان کو فعال بنایا جہاں جہاں مسائل پیدا ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے اپنی ہوش میں تو پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے جب سے 35 سالوں میں ہم یہ مذہبی سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ فوری ایکشن جو ہے، اور جہاں جہاں ایکشن ہو گیا وہاں پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. تو ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سے دوسرے ممالک سے بین المذاہب ہمانگی، بین المسالک ہمانگی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں میں یہ نہیں کہتا 100% ہی ہمارے مسائل حل ہیں، لیکن بہرحال دنیا سے ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے، بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح انڈیا کے اندر اقلیتوں سے سلوک ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ویسا نہیں ہے الحمدللہ. اور اگر کوئی مسئلہ کبھی پیدا بھی ہوتا ہے تو ہم مل جل کے اس کو حل کرتے ہیں. ایک ہے کہ آن بورڈ لیا جائے، سب کو ایک اعتماد دیا جائے کہ یہ پاکستان آپ کا بھی ہے، یہ پاکستان یہاں رہنے والے مسلمان کا بھی ہے، یہ پاکستان یہاں رہنے والے غیر مسلم کا بھی ہے، یہ شیعہ کا بھی ہے، یہ سنی کا بھی ہے. اور اگر آگ لگے گی تو یہ سب کا گھر ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر آج اس بنیاد پہ اس آگ کا حصہ بن جاؤں کہ جی میرے پیچھے فلاں ہے تو کل یہ آگ میرا گھر نہیں جلائے گی. آگ کا تو کوئی مذہب مسلک نہیں ہوتا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا ہدف 6 ماہ کا میں نے تو مقرر کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے کے اندر ان کی دلچسپی اور فکر ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک کے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان جو ہے وہ مکالمے کی، رواداری کی فضا پیدا ہو. بڑی اچھی بات ہے علامہ اشرفی صاحب کے مذہبی ہم آہنگی اور بین المذہب ہم آہنگی آپ کے اہداف میں شامل ہے، لیکن اس ہم آہنگی میں اس کی راہ میں ایک بڑا مسئلہ توہین رسالت، توہین قرآن کے سے متعلق ہمارے جو قوانین ہیں ان کا غلط استعمال ہے. تو اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سپیس ہے کوئی صلاح مشورے کا تمام مسالک کے ساتھ، تمام مذاہب کے نمائندوں کے ساتھ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے کچھ ذاتی طور پہ بھی تجربہ ہے، اور اگر ہم پچھلے 4 سالوں میں دیکھتے ہیں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس قانون کا غلط استعمال آج سے 4 سال پہلے ہو رہا تھا،
وہ ریشو اب نہیں ہے, وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک رابطہ موجود ہے, اور میں تقریباً 25 سے 30 کیس پچھلے 2 سالوں میں ایسے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں نے کلیم کیا کہ فلاں نے توہین قرآن کی ہے یا توہین رسالت کی ہے, یا لیکن جب وہاں پر بیٹھے جا کے حقائق کو دیکھا اور تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں نے جب مل بیٹھے تو وہ معاملہ حل ہو گیا, اور ایف آئی آر کی بھی نوبت جو ہے وہ وہاں پر نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز ہیں, یہ ان کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو الزام لگانے والے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں, جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ کیا ہے, اور عوام کو ایک یہ شورٹی ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ دی جائے گی کہ بھئی جب قانون موجود ہے تو پھر کسی آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت حد تک قابو ہم نے پایا بھی ہے اور قابو پائیں گے بھی, اور کسی کو بھی اس قانون کا غلط استعمال جو ہے وہ اس بنیاد پر کہ وہ کوئی بڑا جتھا ہے یا بڑا گروہ ہے یا بڑی جماعت ہے یا اس کے پاس کوئی افرادی قوت ہے اور وہ جس پہ چاہے جو ہے توہین کا الزام لگا دے یا کسی کو کافر بنا دے جو ہے شریعت اسلامیہ کے قوانین اور ضابطوں کے برخلاف, تو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس معاملے میں وزیر اعظم صاحب, وفاقی ہماری حکومت جو ہے, ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے کسی کو ناجائز یہ کام اب جو ہے سلسلہ مزید جاری نہیں رکھنے دینا. بڑی اچھی بات ہے مولانا صاحب کہ وزیر اعظم اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ امن و امان کے لیے, مذہبی ہم آہنگی کے لیے بڑے کمیٹڈ ہیں, لیکن علماء کرام جن کو بڑا بلائنڈلی لوگ فالو کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فرقہ وارانہ جو یہ تنازعات ہیں ان کو روکنے میں اتنے ہی کمیٹڈ ہیں؟ میں گزارش کروں جی کہ اگر آپ پچھلے 3 ماہ دیکھیں یہ ماضی قریب میں, تو ایک ایسی فضا بن گئی تھی جس انداز سے خوشاب میں ایک واقعہ ہوا, پھر لاہور میں ہوا, اور ایسا لگ رہا تھا, لیکن یہ علماء ہی تھے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 99.9% جو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ اس بنیاد پہ آ کے کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک جو ہے چوتھی نسل کو, ہم نے 3 نسلیں جھونک دی ہیں اس سیکٹیرین میں اور شیعہ سنی لڑائی میں, اور ہم نے اپنی چوتھی نسل کو تباہ نہیں ہونے دینا. مجھے یہ آج آپ کے ذریعے میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات بڑی درد دل سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے بھی کہ جو پگڑی پہنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, واز کرتے ہیں اور وہ آگ لگا کے چلے جاتے ہیں, کہ آپ کی تقریر کے نتیجے میں ایک 12-13 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ وہ جا کے فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا کی ایپ کے اوپر کوئی جملہ لکھ دیتا ہے اور قانون کے مطابق وہ مجرم بنتا ہے. آپ نے اس کی زندگی تباہ کر دی, آپ نے اسے ایک جذباتی کیفیت دے دی. ہم اس کو روکیں گے جہاں تک ہوگا. اور مجھے یہ المیہ ہے کہ اب اس وقت جو کیسز سامنے آ رہے ہیں توہین کے, ان میں جو عمر کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 20 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. اب مجھے بتائیے ایک میٹرک پڑھنے والا بچہ جو ہے اس نے اصحاب رسول کی توہین کر دی, یا میری تقریر سن کے اس نے خدا نخواستہ کسی دوسرے سیکٹ کے مقدسات کی توہین کر دی, تو مجھے بتائیے نہ اس کی تعلیم رہی نہ اس کا مستقبل رہا. تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے. ہم نے 3 نسلیں تو دے دی ہیں, اب کیا ہم چوتھی نسل کو بھی اس آگ میں ڈال دیں؟ یہ نہیں, یہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور بڑی قوت سے کھڑا ہونا ہوگا. ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہے کہ اس سلسلے کو روکنا ہے اب, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی تو ہم آپ کو رکتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. بلا شبہ اگر ارادہ ہو تو اس نوعیت کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ بتائیے اسی حوالے سے ایک بڑا چیلنج جو حکام کو, حکومتوں کو درپیش آتا ہے وہ ہے بعض علماء کی بڑی جوشیلی جذباتی تقاریر جو کہ اپنے کئی شاگردوں کو پھر تشدد پہ بھی اکسا سکتی ہیں, انہیں بھڑکا بھی سکتی ہیں. تو اس کا مداوع یا پیش بندی کیسے کی جائے گی؟ بالکل سوچا نہیں یہ ضابطہ اخلاق. دیکھیں ابھی ایک اسلامی نظریاتی کونسل میں ہوا, پہلے پیغام پاکستان ہوا, پاکستان علماء کونسل نے ایک ضابطہ اخلاق ایوان صدر سے
صدر صاحب کی موجودگی میں دیا، تو یہ سب ایک جگہ پر آ گئے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے کو اب بند کروانا ہے۔ ہم برات کرتے ہیں اس خطیب سے، اس مولوی سے، اس ذاکر سے، اس واعظ سے جو مقدسات کی توہین کرے، دوسرے مکاتب فکر کی تکفیر کرے۔ تو یہ اب سارے کہہ رہے ہیں جب سارے ہی متفق ہیں تو پھر قانون کی عملداری کی ضرورت ہے، اور قانون کی اگر عملداری ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر ہم صرف اس محرم میں دیکھیں تو جو کبھی ماضی میں نہیں ہوا وہ ہوا ہے، پرچے بھی ہوئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں 23 پرچے ہوئے توہین کے، جو ویڈیو کلپس تھے یا جو تقریریں تھی، 22 کے لوگ گرفتار ہیں، ایک بھاگ گیا۔ سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، باقی جگہ پر بھی۔ تو یہ ایک ریاست کی عملداری جو ہے بہرحال نظر آ رہی ہے، اور ایک ہمیں بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اس پر ہم پی ٹی اے سے بھی مل کے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو حکومت نے ٹک ٹاک پر پابندی لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آزادی اظہار، لیکن آزادی اظہار یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرا جو مقدسات ہیں یا جو میرے جو اخلاقی ایک حدود ہیں ان کو بھی پامال کر دیں۔ تو اس طرف حکومتی سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی کوئی 100 سے زیادہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے تحت یوٹیوب کے ایسے چینلز دیے ہیں پی ٹی اے کو کہ جو ماں سوائے نفرتیں پھیلانے کے اور تشدد پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہے۔ تو مجھے امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی قابو پایا جائے گا۔ بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، مذہب ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا سکتا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن یا کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے اس پہ اندھا دھند یقین نہ کریں، کیونکہ اندھی تقلید جو ہے اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مشل بخاری اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔